जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डिड यू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, आज हम महामैराथन के वीडियो के सीरीज में आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हैं साइबर लॉ का एक महामैराथन वीडियो, जो हमारे डीडीयू के स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने साइबर लॉ को, जिसका कोड लॉ 203 है, इसको माइनर पेपर पे लिया है, या किसी यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट है जिनका साइबर लॉ एंड साइबर क्राइम उनका माइनर सब्जेक्ट है, उनके लिए एक महामैराथन वीडियो है स्टूडेंट। इसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक मॉडल पेपर और एक प्रीवियस ईयर पेपर को आपके लिए क्लब कर दिया है। तो चलिए देखेंगे कैसे क्वेश्चंस हैं और उनके राइट आंसर्स क्या हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करा दीजिए स्टूडेंट। एटलीस्ट 1000 लाइक तो वीडियोस पे हो ही जाने चाहिए। हर स्टूडेंट आप करके जाइएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत करते हैं, रात में जाकर आपके लिए क्वेश्चन ढूंढते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तब जाके वीडियोस कर पाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं अपना 100% दे रहा हूँ और आपसे भी वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में CIA का फुल फॉर्म क्या है? तो स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में हम बात करें, CIA का जो फुल फॉर्म है वो हो जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में जो CIA का फुल फॉर्म हो जाता है वो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी हो जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, वाईफाई को हैक करने के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है? तो स्टूडेंट, वाईफाई को हैक करने के लिए एयर क्रैक एनजी का इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एयर क्रैक एनजी का इस्तेमाल हम किसी भी वाईफाई को हैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चूंकि स्टूडेंट ये पेपर आपका साइबर लॉ का पेपर है, तो इस पेपर में आपको साइबर सिक्योरिटी, कैसे लेन देन करना है, कैसे बचना है, इंटरनेट सिक्योरिटी एक्ट क्या है, रेगुलेशन IT एक्ट क्या है, ये सब आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही पड़ेगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कह रहा है, हैकिंग गैर कानूनी और कानून की नजर में एक दंडनीय अपराध है। तो बिल्कुल स्टूडेंट, ये सत्य स्टेटमेंट रहेगा। इसमें आपको मैंने दो ही ऑप्शन इसलिए रखा है कि ये मतलब आपको ये इसको दो ही आंसर हो सकता है, सत्य या सत्य, इसमें से कोई नहीं, पता नहीं, या जो भी है कह नहीं सकते। तो स्टूडेंट, ये एक सही स्टेटमेंट है, तो इसको हम राइट स्टेटमेंट मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, DES की फुल फॉर्म क्या है? तो स्टूडेंट, DES की फुल फॉर्म की हम बात करेंगे तो DES का फुल फॉर्म हो जाता है डिजिटल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। डीईएस को फुल फॉर्म क्या कहते हैं? डिजिटल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा जो फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देख लीजिएगा। ये जो इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है स्टूडेंट, ये बताता है कि जो चीजें का इस्तेमाल, आप साइट का इस्तेमाल करें, वो डिजिटली इंक्रिप्टेड है, यानी सिक्योरिटी इस पे दी गई है। फायरवॉल दिया गया। फायरवॉल क्या करता है स्टूडेंट? अगर फायरवॉल से भी क्वेश्चन पूछता है तो फायरवॉल क्या करता है स्टूडेंट? वायरस को अटैक करने से, साइट पे हैकर्स को अटैक करने से रोकता है। फायरवॉल स्ट्रॉन्ग, जिस साइट का, जिस सर्वर का फायरवॉल स्ट्रांग होता है स्टूडेंट, वहां पे मालवेयर का अटैक का खतरा कम होता है, उस पे हैकर्स को हैकिंग, उस वेबसाइट के हैक होने का खतरा कम होता है। ऐसा नहीं होता है, और जब फायरवॉल में कुछ कमी रह जाती है तो उसमें कोई लूप रहता है स्टूडेंट, तो साइट हैक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, असुरक्षित प्लगइन का दूसरा नाम क्या है? तो स्टूडेंट, जो असुरक्षित प्लगइन होता है उसको हम मालवेयर के नाम से जानते हैं। जो किसी भी चीज में मालवेयर आ जाने की वजह से, प्लगइन मतलब किसी चीज को कंप्यूटर में, फोन में इंस्टॉल करना, कहीं से आप डाउनलोड करके ले आते हो तो उस फाइल में, उस प्रोग्राम में मालवेयर हो सकता है। मालवेयर स्टूडेंट क्या होता है? एक असुरक्षित प्लगइन। प्लगइन मतलब आप लगाते हो ना अपने CD DVD को, मेमोरी कार्ड को फोन में कहीं कनेक्ट करते हो ना, तो वही प्लगइन कहलाता है। तो ये एक क्या होता है? असुरक्षित प्लगइन का दूसरा नाम मालवेयर होता है। जिस चीज को हम मतलब असुरक्षित हो हमारे कंप्यूटर के लिए, हमारे सिक्योरिटी के लिए, तो उसको मालवेयर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, DHA का फुल फॉर्म क्या है? तो स्टूडेंट, DHA का जो फुल फॉर्म है वो आपको जानना होगा कि डायरेक्टरी हार्वेस्ट अटैक। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी हार्वेस्ट अटैक बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, डायरेक्टरी हार्वेस्ट अटैक DHA का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे स्टूडेंट। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है? एंटीवायरस होता है स्टूडेंट, ये तो सब जानते हो कि फोन की, आपकी कंप्यूटर की, PC की रक्षा करता है, आपके डेटा को सिक्योर रखने में मदद करता है। बाहरी जो आप में वायरस और चीजें ना आ जाए, आपके फाइल को खराब ना कर दे, करप्ट ना कर दे, तो उससे रक्षा करता है। तो इसका एग्जाम्पल नॉर्टन भी है, K7 भी है, कैस्पर स्काई है, क्यूकिल है, बहुत सारे, ये सारे किसके नाम है? तो ये सब एंटीवायरस है स्टूडेंट। तो ये सारे राइट आंसर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, दिए गए सभी, ये सब क्या है? एक एंटीवायरस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पासवर्ड के इस्तेमाल से नेटवर्क में बढ़ती है। तो पासवर्ड हम लगाते हैं तो नेटवर्क में की इस्तेमाल में क्या बढ़ता है? तो स्टूडेंट, उसकी जो है सिक्योरिटी बढ़ जाती है। जब हम किसी
अपने अकाउंट पे कहीं पे भी पासवर्ड लगाते हैं तो क्या हो जाती है, हमारी सिक्योरिटी बढ़ जाती है, यानी हमारे बिना उसको पासवर्ड के कोई और उसको खोल नहीं सकता है, उस चीजों को एक्सेस नहीं कर सकता है, उसको उसका उपयोग नहीं कर सकता है। तो पासवर्ड से नेटवर्क की, आपके एप्लीकेशन की क्या बढ़ जाती है, सिक्योरिटी बढ़ जाती है। ठीक है, परफॉर्मेंस नहीं बढ़ती है, रिलेबिलिटी नहीं बढ़ती, क्या बढ़ती है, सिक्योरिटी बढ़ती है। स्टूडेंट आप क्वेश्चन के आंसर जान रहे हैं तो अपने आप को चेक करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे फैल सकता है, यानी एक वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे जाता है स्टूडेंट। तो वायरस की हम बात करेंगे तो वो कह रहा है ऑप्शन ए, क्या कह रहा है, चलो ऑप्शन भी अब देखते हैं। अभी तक तो फुल फॉर्म था तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा था, अब थोड़ा देखते हैं। कह रहा इन्फेक्टेड फाइल को शेयर करने से, बिल्कुल आ सकता है। अगर कोई फाइल आप शेयर कर रहे हो जिसमें वायरस है, मैलवेयर है, तो वो बिल्कुल आपको नुकसान करता है। दूसरा कह रहा है टच करने से कंप्यूटर में वायरस नहीं आएगा। दूसरे कंप्यूटर को पास में रखने से, दोनों को एक ही नेटवर्क में इस्तेमाल करने से। अगर एक वाईफाई पे दोनों कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं एक नेटवर्क पे, तो स्टूडेंट उससे वो नहीं है। फाइल जब हम क्या होता है इन्फेक्टेड फाइल शेयर करते हैं, अगर कोई दूसरा फाइल ऐसा फाइल शेयर कर दो कि जिसमें वायरस हो और उसको दूसरे कंप्यूटर में भेज दिया रहा है, दूसरे फोन में भेज दिया रहा है, तो वो दोनों खराब हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट हम कंप्यूटर और फोन एक ही तरह का आजकल होता है तो हम समझ रहे हैं, क्योंकि अब टच वाले कंप्यूटर्स भी आ रहे हैं, तो इन्फेक्टेड फाइल शेयर करने से ही वायरस फैलता है। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा एक मैलवेयर का उदाहरण है स्टूडेंट। तो स्पाईवेयर, स्पाई मतलब होता है जो निगरानी रखता है, जो जासूसी करता है। आपके फोन में बहुत सारे ऐप होते हैं स्टूडेंट जो परमिशन ले लेते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में होते हैं, तो वो कैमरा को ऑन रखते हैं, आपके डायरेक्टरी को चुरा लेते हैं, वो नजर रखने वाला। स्पाईवेयर भी एक मैलवेयर आता है। मैलवेयर में कई प्रकार है स्टूडेंट, तो एक स्पाईवेयर है, दूसरा वायरस है, ट्रोजन है, तो ये सब एक तरह का मैलवेयर है। मैलवेयर एक तरह का स्टूडेंट क्या होता है, कंप्यूटर को नुकसान करने वाला फाइल, कंप्यूटर को नुकसान करने वाला जो एलिमेंट होता है, आप एप्लीकेशन भी हो सकता है। तो ये स्पाईवेयर भी होता है, वायरस भी होता है और ट्रोजन भी होता है, ट्रोजन हॉर्स जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, हम सब लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो हमको जागरूकता होनी चाहिए। अगला कह रहा है निम्न में से किस प्रकार की वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज नहीं करनी चाहिए, यानी किस तरह की साइट पे अपनी व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट ए ऑप्शन कह रहा है जिन वेबसाइट की एड्रेस की शुरुआत में HTTP नहीं होता है, यानी जिन साइट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ना HTTP के बाद हमारा जैसे HTTP/ डाल के google.com लिखते हैं तो गूगल खुलता है। ठीक है, इसी तरह से सारे वेबसाइट के जो ट्रस्टेड वेबसाइट है उसमें HTTP तो होता ही है। दूसरा कह रहा है जिन वेबसाइटों में पैडलॉक नहीं होता है, तो स्टूडेंट इन दोनों बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमारा दोनों राइट आंसर रहेगा कि दोनों में, यानी HTTP होना ही चाहिए पहले वेबसाइट खोलने में, और दूसरी बात उसमें पैडलॉक सिक्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तभी उस वेबसाइट को खोलना चाहिए। आजकल हमारे सबके फोन में आ रहा है ना, रिचार्ज कर लीजिए, राम मंदिर बनने पे आपको रिचार्ज दिया जा रहा है, या इस तरह मोदी जी ने आपको ये ऑफर दिया। ये सब फर्जी वेबसाइट है, इसको क्लिक करने से आपका फोन हैक हो सकता है, क्योंकि वो आपको गलत वेबसाइट पे ले जाता है और जहां से मैलवेयर आपके फोन में और आपके कंप्यूटर में इंटर कर सकता है। तो बिल्कुल इस सबसे बचना है, ठीक है, और ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा जो सॉफ्टवेयर है आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है एवं संबंधित सूचनाओं को आदान प्रदान करता है। तो स्टूडेंट मैंने आपको इससे पहले अभी एक क्वेश्चन में बताया था कि देखिए ट्रोजन हॉर्स जो होता है एक तरह का खतरनाक वायरस होता है जो जल्दी डिलीट ही नहीं होता है। वायरस भी एक तरह का मेलवेयर है। स्पाईवेयर क्या करता है, वो निगरानी करता है, वो आपके फोन में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, आप कहां जा रहे हो आपको लोकेशन को ट्रैक करेगा, कॉन्टैक्ट को ट्रेस करेगा, आपके कैमरे को ऑन रखेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्पाईवेयर होता है। ठीक है, स्पाईवेयर ये होता है। आपने असुर वेब सीरीज देखी तो देखते हैं कैसे फोन सबका हैक होता है, क्योंकि वो कैमरा ऑटोमेटिक उससे परमिशन ऐप आपसे ले लेता है और वो हिडन में छुपा हुआ होता है, तो वो आपके कैमरे को चलाता रहता है। भले ही आप अगर आपका नेट ऑन है तो अगर आपका वो क्या होता है, आपकी वीडियोज और फुटेज कैप्चर होती रहती है, तो वो आपके डेटा को, सामग्री को, लोकेशन को, सबकी चोरी स्पाईवेयर कर लेता है। और वायरस क्या होता है, आपके फाइल को जाके करप्ट कर देता है, खराब कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मैलवेयर का उदाहरण नहीं है स्टूडेंट। तो मैलवेयर का उदाहरण क्या नहीं है, कह रहा है ट्रोजन हॉर्स मैलवेयर ही है, वायरस भी है और स्पाईवेयर भी आपका एक मैलवेयर कहलाता है। लेकिन एंटीवायरस क्या करता है, आपकी वायरस से और इन सब चीजों से, मैलवेयर से आपके फोन की रक्षा करता है, आपके कंप्यूटर की रक्षा करता है। तो ये आपका एंटीवायरस जो ऑप्शन डी है वो आपका मैलवेयर का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस प्रकार के वेबसाइट अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पे ले जाया जाता है। अब देखिए आप कहीं ले जाते हो ना, बहुत सारा आप इंटरनेट पे कुछ खोलते हो स्टूडेंट, इतने ऐड और वो बने रहते हैं कि आप सही जगह नहीं जा पाते। आप खोलते कुछ और हो, मूवी डाउनलोड करने जाते हो, सॉन्ग डाउनलोड करने जाते हो और दूसरे जगह पहुंच जाते हो, वहां पे कुछ और ही एड वेड दिखाया जाता है। तो ये इस तरह का, ये सब साइबर स्टूडेंट अटैक ही है एक तरह का, कि आपको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देख के आपको एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे जंप करा दिया जाता है। तो कह रहा है, वही कह रहा है कि आपको साइबर अटैक द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पे ले जाया जाता है। तो वो क्या है, तो कह रहा है डीएनएस पोजीशनिंग, दूसरा फिशिंग, इसी को PSHING होता है स्टूडेंट, ये मछली मारने वाला फिशिंग नहीं है, उसको फिशिंग बोलते हैं, फिशिंग। और
दूसरा करा है सेशन हाईजैक, तीसरा करा है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट फिशिंग द्वारा जो क्या होता है, आपको मूर्ख बनाया जाता है। आपको क्या कहा जाता है, आपकी वेबसाइट से मिलती जुलती वेबसाइट तैयार कर दी जाएगी, आपको वेबसाइट को दूसरे वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप जाना चाहोगे कहीं और, लेकिन नकली वेबसाइट पे आप पहुंच जाओगे या दूसरे वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। तो ये क्या कहलाती है, फिशिंग कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, इसको ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे जरूर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मेरे हिसाब से देखने को मिलेगा। ठीक है, चाहे भले ही क्वेश्चन थोड़ा बदला रहेगा, लेकिन इससे रिलेटेड आएगा, तो आप समझे रहोगे तो आप कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा साइबर अटैक के प्रकार है। अब आपको साइबर अटैक का प्रकार बताना है। तो कर आप पिसिंग, सर्चिंग, ब्राउजिंग दिए गए सभी। स्टूडेंट सर्च और ब्राउजिंग से हमारा साइबर अटैक हो सकता है, लेकिन ये इससे खतरा थोड़ा ना हमेशा थोड़ा ना होता है। लेकिन जो पिसिंग है ये साइबर अटैक ही है। ये क्या है, साइबर अटैक है। आपके फोन आपको गुमराह वेबसाइट पे ले जाना, गलत वेबसाइट पे ले जाके आपको गलत, आपके फोन को हैक कर लेना, आपके सिस्टम को हैक करना, नेटवर्क को हैक करना, ये सब पिसिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा साइबर अटैक है। अब साइबर अटैक कौन सा है, पहचानेंगे इसको। ऑप्शन ए का रहा पासवर्ड अटैक, दूसरा का रहा डेनियल ऑफ सर्विस, तीसरा का रहा पिसिंग और डी का रहा सभी। अब देखिए साइबर अटैक में स्टूडेंट पासवर्ड आपका चोरी कर लेना, आपका पासवर्ड पे नजर रखना। कई बार फोन में आता है ना, पासवर्ड सेव रहता है, डेटा के रूप में सेव हो जाता है, और अगर वो साइट और वो कंपनी हैक होती है तो हमारा पासवर्ड भी हैक हो जाता है, क्योंकि हम पासवर्ड सेव तो कर देते हैं कि हम कौन बार बार भूल जाएंगे लॉगिन करने के लिए, लेकिन वो सुरक्षित नहीं होता। अपना पासवर्ड हमेशा सेफ रखना चाहिए। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, पासवर्ड अटैक, डेनियल ऑफ सर्विसेज, पिसिंग, ये सब क्या है, साइबर अटैक के उदाहरण हैं सारे के सारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइबर सुरक्षा को भी जाना जाता है, साइबर सुरक्षा को भी जाना जाता है किस नाम से। तो स्टूडेंट साइबर सुरक्षा को, साइबर सिक्योरिटी पे अब हम आ जाते हैं। अभी तक तो क्या खतरे थे, कैसे आ रहे थे वो देख रहे थे। तो इसको क्या जानता है, देश सुरक्षा, आपातकाल सुरक्षा, कंप्यूटर सुरक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट साइबर सुरक्षा को कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी यानी कंप्यूटर सुरक्षा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो साइबर सुरक्षा को कंप्यूटर सुरक्षा के नाम से भी हम जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा उद्देश्य हानिकारक उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर है, यानी जिसका मकसद खराब हो, बैड इंटेंशन से कौन सा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है। तो मेलवेयर, वर्ड, वीएलसी, पेंट। स्टूडेंट वर्ड तो एमएस वर्ड है, उस पर लिखते हैं, वीएलसी तो मीडिया प्लेयर है, एमएस पेंट भी हमारा काम करने वाला है जिसमें हम पेंटिंग करते हैं। लेकिन स्टूडेंट जो हमारा मेलवेयर है ये मतलब हानिकारक उद्देश्य से बनाया गया सॉफ्टवेयर होता है, यानी इस सॉफ्टवेयर का मतलब ये जासूसी करना, निगरानी करना, चोरी करना, ये किसी तरह का हो सकता है। ठीक है, ये तीनों तरह का जो मैं मेलवेयर के प्रकार बताए थे, तो वो सारा प्रकार का ये सॉफ्टवेयर हो सकता है, ये गलत इंटेंशन से बनाया ही जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आप जैसे जीबी व्हाट्सएप जैसे कंपनियों का उपयोग करते हो जो एक व्हाट्सएप की डुप्लीकेट होती हैं। ठीक है, इससे भी आपके प्राइवेसी का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। आपके वीडियोज, फोटोज, आपकी जानकारी, पब्लिक कॉन्टेक्ट सब दूसरे सर्वर पे इकट्ठा होते रहते हैं। वो आपकी फोन की पूरी क्लोन बना के आपके फोन का सारा डेटा दूसरे सर्वर पे अपलोड करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेनियल ऑफ सर्विस कंप्यूटर में क्या करता है। स्टूडेंट तो डेनियल ऑफ सर्विस क्या करता है, कंप्यूटर को ओवरलोड कर देता है। कंप्यूटर में अनवांटेड चीजें डाउनलोड होने लगेगी। जब डेनियल सर्विस होता है, कभी कभी आप ऐसे वेबसाइट पे गए होगे जो बहुत सारी चीजों को आपको डाउनलोड कराने लगता है, तो वो डेनियल सर्विसेज से कंप्यूटर क्या होता है, वो जंक की तरह काम करता है। आपके कंप्यूटर पर निगरानी करने के लिए और चीजों को करप्ट करने के लिए कंप्यूटर को ओवरलोड कर देता है। ठीक है, ओवरलोड यानी ज्यादा अनवांटेड चीजें डाउनलोड हो जाएंगी। ठीक है, तो वो डेनियल ऑफ सर्विसेज काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमलावर संक्रमित विज्ञापनों को अपलोड कर किस प्रकार का हमला करता है। तो देखिए जो हमलावर यानी साइबर अटैक वाला जो अटैकर होता है, वो संक्रमित विज्ञापन यानी इन्फेक्टेड एडवर्टाइजमेंट को अपलोड करके किस तरह का हमला करता है। तो डेनियल ऑफ सर्विसेज करता है, यानी बहुत सारी चीजें डाउनलोड होने लगेंगी, आप समझ नहीं पाओगे, आपका कंप्यूटर हैक हो जाएगा, काफी देर के लिए फंस जाएगा, आप निकलना चाहोगे लेकिन आपका कंप्यूटर पीसी स्लो हो जाएगा वहां पे जाके। ठीक है, तो वेब हमले, मालवेयर, टाइजिन, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट तो संक्रमित हम अपलोड करके किस प्रकार का हमला करता है, तो मालवेयर, टाइजिन जो होता है, टाइजन जो होता है, तो ये सारा चीजों को करता है। ठीक है, तो संक्रमित विज्ञापन जो होते हैं मालवेयर के रूप में जाके वो हमले करते हैं। ठीक है, तो इसको ऑप्शन सी के साथ हम चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिस्टम सिक्योरिटी को सेंध में को पहचाना जाता है। तो सिस्टम सिक्योरिटी में सेंध को, अगर किसी सिस्टम सिक्योरिटी में जैसे कोई नेटवर्क हो, फायरवॉल हो, जैसे आपका फेसबुक हैक हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इस सिक्योरिटी को क्या कहा जाता है। तो स्टूडेंट इसको जब क्रैकिंग क्या होता है कि किसी चीज का तोड़ निकाल लेना, आप गेस करके आपका पासवर्ड गेस कर लेना, इसको क्रैकिंग कहते हैं। तो ये क्रैक कहते हैं ना, इनका पासवर्ड क्रैक करना है, तो क्रैक मतलब उसके फायरवॉल को तोड़ देना है। और हैकिंग में क्या करना है, पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना है। तो ठीक है, तो ये जो सिस्टम सिक्योरिटी होती है, सिस्टम सिक्योरिटी में सेध को हैकिंग और क्रैकिंग दोनों के नाम से बोलते हैं। तो हैकिंग में मैंने बता दिया कि पूरे वेबसाइट का, आपका पूरे कंप्यूटर का कंट्रोल, आपके पूरे फेसबुक का कंट्रोल दूसरे के हाथ में रहेगा। और क्रैकिंग क्या होता है, डुप्लीकेट पासवर्ड बनाकर डुप्लीकेट तरीके से आपकी जानकारी को चुरा लेना। ठीक है, और ये दोनों सिस्टम सिक्योरिटी में आते हैं। ठीक है, तो आप हैकिंग और क्रैकिंग दोनों का अंतर समझ गए होंगे, और दोनों कैसे सिस्टम सिक्योरिटी से, ये भी समझ में आपको बात आई होगी स्टूडेंट।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमलावर क्लाइंट मशीन और सर्वर के बीच एक ऑथेंटिक सेशन की निगरानी कर किस तरह का हमला करता है। यानी जो हमलावर क्लाइंट मशीन मतलब जो यूजर कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है, तो जो अटैकर है वो क्लाइंट मशीन और सर्वर के बीच एक ऑथेंटिक सेशन की निगरानी, वो क्या काम कर रहा है उसकी निगरानी रखता है। कैसे वो काम कर रहे हैं, आप क्या टाइप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किस साइट पे क्या डिटेल डाल रहे हो, उसकी निगरानी करके किस तरह का हमला करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जब आप सर्वर पे काम करते हो और आपकी निगरानी रखी जाती है तो उसको कहा जाता है सेशन अटैक हो जाता है, वो सेशन को चुरा लिया जाता है, तो उसको सेशन अपहरण के नाम से भी हिंदी में हम जानते हैं, और ये सेशन कैप्चर कहलाता है, सेशन कैप्चर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कर रहा है, यह एक अप्रासंगिक अवांछित संदेश, अप्रासंगिक मतलब जो वैलिड ना हो, जिसको मान्यता ना दी जा सके, जो ठीक ना हो, और अवांछित मतलब जो आप नहीं चाहते हैं, अनवांछित मतलब बिना इच्छा के जो हो जाए। तो एक अप्रासंगिक और अवांछित संदेश ईमेल जो आमतौर पर इंटरनेट पर विज्ञापन, फिशिंग और मालवेयर फैलाने के लिए भेजी जाती है, तो क्या कहा जाता है। इंटरनेट पर विज्ञापन, फिशिंग और मालवेयर फैलाने के लिए क्या भेजा जाता है, तो स्टूडेंट स्पैम, उसको हम क्या बोलते हैं, वो एक एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में होता है, जानबूझ के आपको ऐड दिखाया जाएगा, आपको जानबूझ के कुछ और चीजें आपको, तो ये आप नहीं चाहते हो, फिर भी आपके मेल पे आता है, और मेल में भी आपने ध्यान से देखा होगा स्पैम एक मेल होता है, नहीं होता है तो जाके चेक करना। तो उस ये सारा जो जानबूझ के विज्ञापन फैलाने के लिए जो ईमेल का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम स्पैम कहते हैं। ठीक है, स्पैम में मालवेयर भी हो सकता है, अगर ईमेल ट्रस्टेड नहीं है उसके अटैचमेंट के रूप में आपको वायरस भी भेजा जा सकता है, आपको मालवेयर भी अटैचमेंट के फॉर्म में भेजा जा सकता है, कुछ ऐसी फाइलें भेजी जा सकती हैं जिसमें मालवेयर रहता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट कह रहा है समाचार पढ़ने, मनोरंजन, अनुसंधान, छुट्टियां बुक करने, तो समाचार पढ़ने, मनोरंजन के लिए, अनुसंधान रिसर्च के लिए, छुट्टियां बुक करने के लिए, खरीदने और बेचने, सीखने, बैंक और अन्य कार्य के लिए सक्षम बनाता है क्या। तो हमको क्या बनाता है, इंटरनेट हमको समाचार भी हम इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट को देख सकते हैं, सारी चीजें हम इंटरनेट की सहायता से करते हैं। ठीक है, इंटरनेट चाहे फोन में। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसे मैलवेयर के रूप में जाना जाता है, तो स्टूडेंट ट्रोजन, वायरस और स्पाईवेयर तीनों को जो हम मैलवेयर के नाम से जानते हैं, तो ए बी दोनों हो जाएगा, अगर इसमें ट्रोजन रहेगा तो ए बी सी तीनों हम कर देंगे। ठीक है, तीनों को मैलवेयर कहते हैं। तो स्टूडेंट कह रहा है यहाँ पे, अगर मैंने इसको अंग्रेजी में ही हो गया, ये कॉपीराइट मतलब सर्वाधिकार सुरक्षित, कॉपीराइट सुरक्षित सॉफ्टवेयर, वीडियो, संगीत, फोटो, दस्तावेजों को डाउनलोड करने का किस प्रकार का उल्लंघन में आता है, ये किस प्रकार के उल्लंघन में आता है। तो स्टूडेंट जब हम कोई मतलब हम अब देखिए, अब साइबर क्राइम में ये भी है कि दूसरे के डॉक्यूमेंट को चुरा लेना, दूसरे की फोटोज वीडियो जो दूसरे की हो उसको अपने यूज कर लेना अपने काम में, बिना उसको क्रेडिट दिए या बिना उसको सूचना दिए, तो स्टूडेंट ये कॉपीराइट उल्लंघन में आता है, इसको हम कॉपीराइट उल्लंघन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सर्वाधिकार सुरक्षित उल्लंघन को कॉपीराइट उल्लंघन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कॉपीराइट उल्लंघन भी एक तरह का साइबर क्राइम में ही आता है, कि दूसरे का वीडियो है, दूसरे की इंफॉर्मेशन है, दूसरे की फाइल है, दूसरे का रिसर्च है, अपने नाम से छाप दिए, अपने लिए इस्तेमाल कर लिए, ये सब क्या आता है, कॉपीराइट में आता है। ठीक है, इसका ये पर्पस नहीं है कि आप दूसरे का कंप्यूटर हैक कर लो, लेकिन दूसरे की चीजों को चोरी करना भी एक कॉपीराइट चोरी में आता है। ठीक है, तो इसको कॉपीराइट का उल्लंघन कहते हैं। अगला स्टूडेंट कह रहा है कि सुरक्षित वेब ब्राउजर में कोई पेड लॉक नहीं होता, यानी पेड लॉक नहीं होता उसका, तो तब वेब एड्रेस की शुरुआत में क्या नहीं होता है, तो स्टूडेंट वेब की शुरुआत में तब HTTP नहीं होता है, अगर पैडलॉक भी नहीं है, और वो तब जैसे कोई भी वेबसाइट, मैंने पहले ही बताया कि शुरुआत में HTTP नहीं है, और तो कह रहा है कि सुरक्षित वेब ब्राउजर में कोई पैडलॉक नहीं है, तो वेब एड की शुरुआत में HTTP नहीं होता है। ठीक है, HTTPS में स्टूडेंट हाइपर टेक्स्ट वाला, ये जो पूरा फुल फॉर्म रहता है HTTPS में, तो यस किस बात को दिखाता है। ठीक है, तो HTTPS में जो यस है वो आपको सिक्योर को दिखाता है, कि वेबसाइट आपकी क्या है, सिक्योर है। ठीक है, स्टूडेंट इसके लिए आपको, जैसे आप जब पूरा देखोगे आप सुरक्षित कर दोगे तो वो तो अलग बात है, लेकिन स्टूडेंट इसका जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट से शुरू होता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, लास्ट में यस का क्या मतलब है, HTTPS में यस का अर्थ है सिक्योर, पूरा फुल फॉर्म भी नोट कर लीजिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर के नाम से हम इसको, HTTPS का पूरा फुल फॉर्म होता है, जिसमें यस है वो सिक्योर को दिखाता है। ठीक है, सिक्योरिटी को दिखाता है। स्टूडेंट कह रहा है वेबसाइट पे विश्वास करने का क्या प्रतीक है, अगर वेबसाइट के पास ट्रस्ट सील है, तो ट्रस्ट सील अगर उसको इशू किया गया उस वेबसाइट को, तो वो वेबसाइट क्या है, भरोसेमंद वेबसाइट है, उस पर कोई खतरा आपको नहीं है। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन कर रहा है प्राइवेसी सील, यानी प्राइवेसी आपका सिक्योर रहेगा, बिजनेस प्रैक्टिस सील, यानी आप जो बिजनेस का रिलेटेड काम कर रहे हो उस पर भी, वो इंटरनेट पे काम कर रहे हो उस पर भी सिक्योरिटी उस वेबसाइट पे बनी हुई है, व्यापार पहचान सील, ठीक है, सुरक्षा सील, सिक्योरिटी सील, किस प्रकार की सील है, तो इस सबको हम ट्रस्ट सील के नाम से जानते हैं, इस सबको क्या बोला जाता है, ट्रस्ट सील, सिक्योरिटी सील नहीं करेगा, सिक्योरिटी सील खुद ट्रस्ट सील के अंतर्गत आता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट कह रहा है सिक्योरिटी ट्रस्ट सील जो होता है, अब देखो ट्रस्ट सील उसी बोलते हैं, सिक्योरिटी सील नहीं बोलते पूरा, तो सिक्योरिटी इसी का सिक्योरिटी ट्रस्ट सील या
ट्रस्ट सील भी कहते हैं। तो सिक्योरिटी ट्रस्ट सील का सत्यापन का सबसे लोकप्रिय प्रकार क्या है? तो अगर हमको पता करना हो कि किसी वेबसाइट पे जो है कि सिक्योरिटी ट्रस्ट सील है कि नहीं, तो कैसे पहचानेंगे? तो पहले हम सर्वर की पहचान करेंगे, दूसरा वेबसाइट, फिर उस सर्वर पहचानेंगे, फिर हम उसको नेटवर्क को पहचानेंगे, वेबसाइट को पहचानेंगे। तो ए बी दोनों हो जाएगा। तो सिक्योरिटी ट्रस्ट सील या ट्रस्ट सील सत्यापन का सबसे लोकप्रिय प्रकार ए बी दोनों हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन करें, कंप्यूटर में दुर्भावनापूर्ण यानी गलत इंटेंशन फाइलों को स्कैन करके क्या हटाता है? तो स्टूडेंट एंटीवायरस इसको हटाता है। राइट आंसर हो जाएगा एंटीवायरस। तो स्टूडेंट अगला करा है, अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड है। अगर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा आप आईएसओ का प्रयोग देखते हैं तो साइबर सुरक्षा के लिए जो मानदंड तय किया गया है तो आईएसओ 27001 को तय किया गया। आईएसओ 2701 मतलब 27001 को तय किया गया, ठीक है। 27001 को आईएसओ को तय किया गया है साइबर सिक्योरिटी मापदंड के लिए, ठीक है। इन सब तरह के क्वेश्चन को आपको सीधे रट लेना, जो पहले बताया या आप जो बताऊंगा सबको आपको रट लेना है, ठीक है, कि ये किस आईटी एक्ट में इसका उल्लंघन माना जाता है, इसके लिए किस कानून में प्रावधान है, तो इसको आपको ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित कानून है। तो भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए जो रूल बनाया गया कि किस तरह की चीजें हैं, कैसे आपको व्यापार करना है, साइबर क्राइम उससे कैसे बचना है और उसका उल्लंघन पे क्या जुर्माना आपको लगेगा, तो ये सारा कानून जो है वो आईटी एक्ट 2000 में इसका मेंशन किया गया। स्टूडेंट इस सब के लिए भी आप देखें ट्विटर से बड़ा भारत सरकार का विवाद चल रहा था कि ट्विटर भारत की जो है आईटी एक्ट को मानने से क्या कर रहा था, कह रहा था हम तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है और हम आपका एक्ट नहीं मानेंगे। तो भारत ने बोला कि अगर भारत में आपको अगर ये सारा चलाना जो एक्स है ट्विटर अब, तो आपको इंडियन जो आईटी एक्ट को मानना पड़ेगा, ठीक है, और इसके अनुरूप ही यहाँ पे आपका जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलेगा। तो ये सारे कानूनों को मानने वाला जो एक्ट है वो आईटी 2000 कहलाता है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, अब थोड़ा टफ क्वेश्चन शुरू हो गया स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़ करना किस प्रकार की धारा है? तो कंप्यूटर का जो सोर्स कोड होता है, यानी जो सोर्स कोडिंग को आप चेंज नहीं कर सकते, वो उसकी ऑथेंटिसिटी होती है, वो जान के बनाई है। अगर जानबूझ के सोर्स कोड को कोई बदल के चोरी करने का, धोखा देने का प्रयास करता है, तो ये इसके लिए आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 65 इसके लिए क्या करता है, इस पे रोकथाम लगाने की बात करता है। अगर इस तरह का कोई छेड़छाड़ करता है तो वो भी साइबर क्राइम के अंतर्गत ही आता है। तो सेक्शन 65 को याद रखेंगे, सोर्स कोड के साथ या स्रोत कोड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करना किस प्रकार की धारा है? तो स्टूडेंट जब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख यानी कोई पीडीएफ है, फाइल है, कहीं से आप डाउनलोड कर लिए और किसी को मिटा के गुमराह करके दिखा रहे हो, नहीं देखो ये वाला नियम है, ये लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों से छेड़छाड़ कर देना, जो डिजिटल फॉर्म में है उसको मिसगाइड करके उसका प्रिंट निकाल के छेड़छाड़ एडिट करके दूसरे तरह का चीजों को दिखाना, अपने लाभ में बातें करना, ये सारा क्या हो जाता है स्टूडेंट? सेक्शन 43 आईटी एक्ट के सेक्शन 43 का उल्लंघन है और इसके तहत आपको कठोर सजा का प्रावधान भी किया गया है। आपको याद रखना पड़ेगा ये सारे क्वेश्चन कि कौन किसके अंतर्गत है, छोटी छोटी बातें जिससे आपको बस याद रखना कि किस सेक्शन में किसका जिक्र है। हैकिंग और कंप्यूटर अपराध किस प्रकार की धारा? अब हैकिंग वाला किस एक्ट के अंतर्गत आता है स्टूडेंट? तो एक्ट आईटी एक्ट 2000 के जो सेक्शन 66 के अंतर्गत, हैकिंग को याद रख लीजिए सेक्शन 66। हैकिंग और कंप्यूटर अपराध जो है, कंप्यूटर साइबर क्राइम जो है वाला जो है, ये सेक्शन 66 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी छिपाना किस प्रकार की धारा है? तो मतलब किसी को जो है मतलब जानबूझ के वो जो ये जो अश्लील चीजों को छुपा लेना, ये जो है स्टूडेंट आपका सेक्शन 67 के अंतर्गत इसको कहा गया है। तो सेक्शन 67 के अंतर्गत जो होता है इसको कहा जाता है, ठीक है। वल्गर इंफॉर्मेशन को छुपाना वो आपका सेक्शन 67 के अंतर्गत अपराध है साइबर क्राइम का। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉपीराइट अधिनियम में कॉपीराइट के बारे में बताया कि बिना किसी को, बिना जो उस चीज का ओनर है या मालिक है या राइटर है उसकी चीजों को चुराना, इस्तेमाल करना, अपने लिए प्रयोग करना, ये कॉपीराइट अधिनियम ये सबसे ज्यादा वायलेट किया जाता है। ये कॉपीराइट अधिनियम बनाया गया था 1957 में, किताबों को लेकर सबसे पहले बनाया गया था कि वो सब चोरी हो रही थी सामग्रियां, लेखकों का मटेरियल दूसरा कोई इस्तेमाल कर ले, अपनी किताबों में डाल दे, तो ये कॉपीराइट का उल्लंघन कहलाता है, जो एक्ट 1957 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली जो आईटी इंफॉर्मेशन और ठीक है मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के लिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक आईएसओ स्टैंडर्ड है? तो इसके लिए स्टूडेंट आईएसओ 27000 से जुड़ी हुई श्रृंखलाओं का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आईएसओ 27000 इसके लिए, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हम अपने प्लेटफॉर्म पर सारे जरूरी और नए वीडियो समय से लेकर आते रहते हैं। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छा लगेगा तो फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा, और किस कॉलेज से आप वीडियो देख रहे हैं उसको कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर हैक करने पर क्या सजा है, यानी व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर हैकिंग कंप्यूटर, ठीक है। तो स्टूडेंट कंप्यूटर हैक करने पे
क्या सजा है? तो स्टूडेंट मैं आपको बिना कंफ्यूज किए हुए राइट आंसर बता रहा हूं, उसको आप नोट करते चलिएगा। तो कंप्यूटर हैक करने पे स्टूडेंट 3 ईयर 3 वर्ष की स्टूडेंट्स 7 दिन से लेकर, पहले पूरा बता दे रहा हूं, 3 वर्ष तक की कैद और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों, ठीक है, या दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। और बात कहें स्टूडेंट कि इसमें पूरा जो नियम प्रावधान है कि किसी का कंप्यूटर हैक कर लेने पे 7 दिन से लेकर 3 साल तक की जेल हो सकती है, या इसमें अधिकतम लिख देना चाहिए था कि अधिकतम 3 वर्ष की कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना अधिकतम। तो 7 दिन से लेकर 3 साल तक की कैद और स्टूडेंट 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों लगाया जा सकता है गंभीरता के, अपराध के गंभीरता के अनुसार। तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा, 3 वर्ष की कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना अधिकतम। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे कंप्यूटर का भौतिक घटक, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, भौतिक घटक किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट भौतिक घटक किसे कहते हैं? फिजिकल कंपोनेंट हार्डवेयर को कहते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, हार्डवेयर, ठीक है। स्टूडेंट मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताते चलूंगा, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम में हो। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो स्टूडेंट परम जो है, परम 8000 को भारत में विकसित डेवलप्ड पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है, और ये 1991 में इसको डेवलप किया गया, ठीक है। विजय पी भाटकर द्वारा इसको डेवलप किया गया, ठीक है। विजय पी भाटकर द्वारा इसको पहला सुपर कंप्यूटर को डेवलप किया गया 1991 में, ईयर था भारत में पहला सुपर कंप्यूटर बना 1991 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या है, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन? तो स्टूडेंट जो स्टोरेज इंफॉर्मेशन या डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने जो होता है, वो सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? बिट होता है। क्या होता है? एक बिट। एक बिट में स्टूडेंट एक बिट होता है, ठीक है। बिट के बाद निबल आता है, निबल के बाद बाइट आता है। तो एक निबल में 4 बिट, स्टूडेंट अगर निबल में कितना बिट होता है ये भी जान लीजिए, 4 बिट होता है, और एक बाइट में 8 बिट होता है। इसमें 8 बिट, एक बाइट बराबर 8 बिट और एक निबल बराबर 4 बिट, इसको भी आप दिमाग में रख लीजिएगा, तो सबसे छोटी इकाई आपकी बिट हो जाएगी। स्टूडेंट ये पेपर बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे है, अच्छे से आप समझेंगे, टर्म्स को समझेंगे तो अच्छे से पेपर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट 2000 डील्स विथ हैकिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स पेनल्टीज, यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग और उसके दंड से संबंधित है? तो कंप्यूटर सिस्टम के आईटी एक्ट 2000 जो स्टूडेंट बनाया गया साइबर क्राइम को देखते हुए, भारत में आईटी एक्ट 2000 यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 बनाया गया। तो इसमें हैकिंग ऑफ कंप्यूटर से संबंधित जो धारा है और उससे सजा का प्रावधान जो है, आईटी एक्ट धारा 2000 के जो सेक्शन मतलब 66 जो है ना, आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन धारा 66 में जो है सिस्टम को हैक करने और उससे दंड के संबंधित प्रावधान है। और दंड क्या है? 3 साल तक की कैद और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यही धारा 66 में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मालवेयर का पूर्ण रूप कौन सा है? तो मालवेयर का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? तो मालवेयर जो स्टूडेंट होता है उसको बताना चाह रहा है। तो मालवेयर मतलब होता है स्टूडेंट मैलेशियस सॉफ्टवेयर, मैलेशियस यानी दुर्भावना, मैलिशियस मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण। तो दुर्भावना से जो सॉफ्टवेयर को बनाया जाए वही आपका मालवेयर होता है। यानी अब दुर्भावना कैसी? डाटा चोरी, धोखा देना, ठगना, बेवकूफ़ बनाना, इस इरादे से जो सॉफ्टवेयर विकसित किए जाते हैं उनको मालवेयर कहा जाता है। जो चुपके से आपके डेटा को, आपके धोखे से आपसे परमिशन लेके आपके डेटा को चोरी कर लेते हैं। साइबर सुरक्षा किसे कहते हैं, यानी साइबर सुरक्षा क्या है? व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? तो स्टूडेंट साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, इसमें भी स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश में मैंने स्टूडेंट देखा कई जगह थोड़े थोड़े मिस्टेक्स हुए हैं। जैसे अब साइबर सुरक्षा क्या है स्टूडेंट? तो साइबर सुरक्षा होता है साइबर सुरक्षा मालवेयर के विरुद्ध, यानी सुरक्षा प्रदान करती है, बिल्कुल। दूसरा कह रहा है साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, तो ये बिल्कुल ठीक है, दोनों सही है। लेकिन जो बी सेक्शन इंग्लिश में देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा है साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, और अंग्रेजी में देखेंगे तो यहाँ साइबर ये लिखा है साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट, यहाँ पे साइबर छूट गया है, टेररिस्ट के खिलाफ सिक्योरिटी नहीं दिलाते, साइबर टेररिस्ट के खिलाफ, तो यहाँ पे साइबर वर्ड छूट गया है। तो ये भी यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अगेंस्ट साइबर टेररिस्ट होना चाहिए था। तो दोनों ऑप्शन सही है, हम दोनों तरफ मिला के चल रहे हैं।
और तीसरा कह रहा है साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को साइबर हमले से बचाता है। तो बिल्कुल ठीक। तो स्टूडेंट सारे ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट हिंदी इंग्लिश के जो भी स्टूडेंट होंगे दोनों भाषाओं में पेपर को मिला के ही अपने आंसर को चूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से तो इंग्लिश में गलती हो जाता। अगर टेररिस्ट के खिलाफ सुरक्षा नहीं देता है साइबर सिक्योरिटी, साइबर टेररिस्ट के खिलाफ सुरक्षा देता है। दोनों में अंतर होता है। टेररिस्ट मतलब आतंकवादी जो गोला बारूद से हमला करते हैं, और साइबर टेररिस्ट क्या होते हैं, जो कंप्यूटर के थ्रू आपका डिटेल, कंप्यूटर के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको बेवकूफ बना के आपका डिजिटल डेटा को चोरी कर लेते हैं, जिसमें आपका पासवर्ड हो सकता है, आपका एटीएम का पिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा हार्ड कॉपी तैयार की जाती है? तो हार्ड कॉपी किससे तैयार की जाती है? तो कह रहा है प्रिंटर, जॉयस्टिक, ट्रैकर बॉल। तो स्टूडेंट हार्ड कॉपी जो होता है वो प्रिंटर देता है। जो सॉफ्ट कॉपी हम कंप्यूटर पे देखते हैं, कोई पीडीएफ है तो प्रिंटर से जब प्रिंट करते हैं तो हमको हार्ड कॉपी मिल जाती है। बाकी जॉयस्टिक, ट्रैकर बॉल दोनों क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। ये दोनों क्या है, इनपुट डिवाइस है। दोनों गेम खेलने के काम में आते हैं। अगला क्वेश्चन, ईएफटी का अर्थ है। अगला प्रश्न कह रहा है ईएफटी का अर्थ क्या है? तो स्टूडेंट ईएफटी जो होता है आपका, वो उसको कहलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए याद रखते चलेगा स्टूडेंट, वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा। आपके शेयर से ही हम स्टूडेंट्स ग्रो कर रहे हैं और आपके लिए नए नए कंटेंट लाने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। अगला प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर का उद्देश्य क्या है? तो सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत स्टूडेंट जो डिजिटल सिग्नेचर होता है उसका क्या मतलब है? तो ये कहता है कि डिजिटल सिग्नेचर कर जाली दस्तावेज बना। डिजिटल सिग्नेचर से का मतलब जाली दस्तावेज यानी फ्रोज डॉक्यूमेंट बनाना है, नहीं। दस्तावेजों की छाया प्रति फोटोकॉपी कर लेना, डिजिटल हस्ताक्षर मतलब नहीं। डिजिटल प्रिंटिंग मतलब डिजिटल प्रिंट करना, नहीं। दस्तावेजों का प्रमाणन, हाँ। स्टूडेंट अब आप जानते हैं, आप सब डिजी लॉकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब आप अपने डॉक्यूमेंट किसी को भेज रहे हैं तो उस पर डिजिटल सिग्नेचर भी कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर मतलब कोई जो फिजिकल फॉर्म है, जैसे आपका डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ में है, तो आपने पीडीएफ के पहले हम होता है ना फोटोकॉपी पे अपना स्वप्रमाणित करते हैं, तो अब लेकिन अगर हम पीडीएफ किसी को अपना डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, अपना लेटर भेज रहे हैं, तो उस पर नीचे अपना सिग्नेचर करना, डिजिटल फॉर्म में आपके सिग्नेचर को आपके डॉक्यूमेंट पे देना, और डिजिटल अपना मतलब डिजिटल फॉर्म में अपना सिग्नेचर किसी डॉक्यूमेंट पे, डिजिटल डॉक्यूमेंट पे कर देना ही डिजिटल सिग्नेचर कहलाता है। तो उससे क्या होता है, दस्तावेज का प्रमाणन हो जाता है कि यह मेरा ही डॉक्यूमेंट है और मैंने ही आपको भेजा है, ठीक है। तो ये प्रमाण साबित करने का एक तरीका होता है कि मतलब मेरी स्वीकृति है, मेरा परमिशन है, ये जो डेटा मैं भेज रहा हूँ या जो अपना रिकॉर्ड भेज रहा हूँ वो सही है, इसीलिए डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट वीडियो जरूर बड़ा हो जाएगा, वीडियो आपको पूरा देखना है तभी आपको समझ में आएगा। इसमें कुछ भी जल्दी जल्दी करने वाली चीज़ नहीं है और इससे जल्दी मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। अगला क्वेश्चन, अ डिजिटल सिग्नेचर इज अ मैथमेटिकल टेक्निक विच वैलिडिएट, यानी डिजिटल हस्ताक्षर एक गणितीय तकनीक है जो सत्यापित करती है। तो डिजिटल हस्ताक्षर क्या सत्यापित करता है? डिजिटल सिग्नेचर सच्चाई को कि ये डॉक्यूमेंट सही है, सत्यनिष्ठा प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी को, तीसरा कह रहा है नॉन रेपुडिएशन गैर परित्याग को, उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट डिजिटल सिग्नेचर जो है इन सब चीज़ों को दिखाता है कि ये सत्य है, प्रमाणित है, ठीक है, ये सारी बातों को ये क्या करता है, सुनिश्चित करता है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन यानी इंडिया फर्स्ट साइबर पुलिस स्टेशन वाज ओपन। तो स्टूडेंट पहला भारत में साइबर पुलिस स्टेशन यानी जब किसी के साथ फ्रॉड हो जाए, किसी के एटीएम कार्ड के साथ फ्रॉड हो जाए, डेबिट कार्ड के साथ, या कुछ भी डिजिटल फ्रॉड हो, तो साइबर या आपको ठगी किया जाए, आपसे मतलब जो भी कुछ किया जाए, तो पहला साइबर पुलिस स्टेशन इसके लिए खोला गया बेंगलोर में। आईटी एक्ट आया 2000 में और पहला साइबर पुलिस स्टेशन 2001 में बेंगलोर में खोला गया। ईयर था 2001, ये भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? तो सॉफ्टवेयर का प्रकार क्या नहीं है इसमें? कह रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट इसमें से पूछ रहा है कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है। तो स्टूडेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपका विंडोज होता है और ये सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर को, इसको हम सॉफ्टवेयर नहीं कह सकते। बाकी जो बस सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब उसका नाम में तो जरूर है सिस्टम सॉफ्टवेयर, लेकिन स्टूडेंट कह रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और ड्राइवर जो होता है वो भी एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। तो स्टूडेंट इसमें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर के कैटेगरी से बाहर रखेंगे, इसको सॉफ्टवेयर नहीं मानेंगे।
ठीक है। अगला प्रश्न, ट्विटर हैंडल साइबर दोस्त विकसित किया गया है। तो स्टूडेंट जो ट्विटर हैंडल साइबर दोस्त नाम का ट्विटर हैंडल बनाया गया है, जिसको आप एक्स कहते हैं, आजकल वो ट्विटर से उसका नाम बदल के एक्स हो गया है, तो इसको बनाया गया है किसके लिए, किसने बनाया? तो स्टूडेंट ये बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ, जो आपका जो आप कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी गृह मंत्रालय द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा नहीं। स्टूडेंट इसको बनाया गया है गृह मंत्रालय द्वारा बनाया गया साइबर दोस्त, जिसमें आप साइबर रिलेटेड आपको सारी सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, हमलों के प्रति जागरूकता और अगर उससे निपटने के उपाय इस पे बताए जाते हैं। ट्विटर ये हैंडल जागरूकता और साइबर सुरक्षा को निश्चित करता है। अगर कोई फ्रॉड हो जाए तो इसकी सूचना आप @साइबर दोस्त पे जाकर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये गृह मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य डाटा को परिवर्तित करना है। तो स्टूडेंट जो मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इसका मेन पर्पज क्या है कि जो डेटा को मतलब जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में का मेन पर्पज है डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करना। किसमें? डेटा को इंफॉर्मेशन में, यानी डेटा को सूचना में परिवर्तित करना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मुख्य, कंप्यूटर डेटा का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, कि वो जो क्या करता है डेटा को सूचना में यानी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। अगला प्रश्न करा, निम्न में से कौन सा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है? यानी इसमें से जो बोला स्टूडेंट, कौन सा एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी अकाउंटिंग के काम में इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट आप बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ते हैं और इसका कोर्स भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो कह रहा है पावर पॉइंट, वर्ड परफेक्ट, टैली, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट्स उपयुक्त सभी नहीं, हर बार मैं कहता हूँ स्टूडेंट ऑप्शन डी सही नहीं होगा, टैली। लेकिन टैली जो है ये प्योर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, ये प्योर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, टैली। ये पूछा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो टैली है इसमें से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आपके कंप्यूटर मेमोरी को संदर्भित करता है? यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर में मेमोरी को क्या दिखाता है? तो स्टूडेंट रैम जो होता है वो कंप्यूटर में मेमोरी को दिखाता है। और जो सीपीयू कह रहा है स्टूडेंट, सीपीयू तो कंप्यूटर का दिमाग माना जाता है। पहली बात, कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं होता है, लेकिन जिसके थ्रू वो काम करता है कि मेन काम क्या है, तो सीपीयू करता है। लेकिन ये जब मेमोरी किसको दिखाता है, तो रैम ही जो है वो मेमोरी को संदर्भित करता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आप नोट कर लीजिएगा। स्टूडेंट वीडियो तेज लगेगा तो वीडियो को स्लो कर लीजिएगा, और स्लो लगेगा तो अपने अकॉर्डिंग तेज कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय एवं विक्रय कहलाता है। तो इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय को ई कॉमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ई कॉमर्स, यानी जो होता है कंप्यूटर बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स कंप्यूटर पे, उसको हम क्या कहते हैं? ई कॉमर्स कहते हैं। स्टूडेंट मैं आपको सीधे आंसर बता रहा हूँ, आपको यही दिमाग में अच्छे से लर्न कर लेना है। उसको ई ट्रेड नहीं कहते, ई कॉमर्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन, साइबर स्पेस है, यानी साइबर स्पेस के पास क्या होता है? कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं होती है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार होता है, सीमित सीमाएं होती हैं, ए और बी दोनों। तो स्टूडेंट क्या होता है, साइबर स्पेस के पास नेशनल बाउंड्रीज नहीं होती हैं, ये ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार होता है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों इसमें आते हैं। साइबर स्पेस मतलब इसकी कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं कि यहाँ से यहाँ तक ही, जैसे हमारी भौगोलिक सीमा होती है, उसी तरह से साइबर स्पेस की कोई सीमा नहीं है, लेकिन ये सीमा नहीं होती, इसको भी आप अच्छे से समझिएगा। इस पे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार होता है, तो आप डी हमारा राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को हैकर और विभिन्न प्रकार के वायरस से बचाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में हमेशा क्या चालू रखना चाहिए, ये पूछना चाह रहा है। तो स्टूडेंट कंप्यूटर को वायरस और हैकर से बचाने के लिए कंप्यूटर में एंटीवायरस नहीं, फायरवॉल का ऑन रहना चाहिए। जो कंप्यूटर में फायरवॉल होता है, जो वायरसों से और हैकर के अटैक से भी आपके कंप्यूटर को बताता है। तो वायरस तो होना, एंटीवायरस जो होता है वो वायरस को स्कैन करके पता लगाता है, लेकिन उसको रोकता कौन है? हमले को रोकने का काम क्या करता है? फायरवॉल करता है। ठीक है, तो फायरवॉल हो जाएगा। फायरवॉल को हमेशा में चालू रखना चाहिए। एंटीवायरस भी वायरस हटाने में मदद करता है। ठीक है, लेकिन चालू क्या रखना चाहिए? तो स्टार्ट हमें हमेशा रखना चाहिए सिस्टम में, फायरवॉल को ऑन और अपडेट रखना चाहिए। ISP शब्द का अर्थ है, तो ISP का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है स्टूडेंट, तो आपका जो ये ISP को बोले तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। फुल फॉर्म तो अंग्रेजी में ही याद रखिएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP का फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन, राम को एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें दावा किया जाता था जब तक वो अपने क्रेडिट कार्ड के विवरण एवं व्यक्तिगत पहचान संख्या पिन को तुरंत ईमेल नहीं करता उसका क्रेडिट खाता निलंबित कर दिया जाएगा। ये उदाहरण है। तो स्टूडेंट आपको भी पता है कि आपका क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड या पिन, क्रेडिट कार्ड या आपके एटीएम पिन या डेबिट कार्ड का कोई पिन नहीं मांग सकता है। वो क्यों सरकार ना हो, क्यों ना बैंक हो, ये सब आपसे नहीं मांगते हैं। और इस तरह की ईमेल या कॉल आता है तो ये फ्रॉड कॉल होता है। और ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये फिशिंग का एग्जाम्पल है। फिशिंग आपको समझिए, फिशिंग मतलब जाल में फंसा लेना। अगर इसको ट्रिक से आप समझना चाहें तो ये फिशिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, कि आपसे धोखा देके आपको बेवकूफ़ बना के आपका पासवर्ड प्राप्त कर लेना, ये इंटरनेट, ये फिशिंग का एग्जाम्पल आता है। ठीक है, फिशिंग मतलब आप जाल से ही समझ लेंगे तो भी आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, यानी जाल में फंस जाना यानी फिशिंग हो जाना, जबकि उस और फिशिंग में दोनों में अंतर है। ठीक है, लेकिन उसको आप एक ट्रिक से उसको रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डिजिटल हस्ताक्षर में कितने एल्गोरिदम होते हैं? हाउ मेनी एल्गोरिदम इन डिजिटल सिग्नेचर? तो स्टूडेंट डिजिटल सिग्नेचर में या डिजिटल हस्ताक्षर में 3 एल्गोरिदम होते हैं। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैं बता दूं। पहला होता है की जनरेशन एल्गोरिदम। पहले एल्गोरिदम को क्या कहते हैं? की जनरेशन एल्गोरिदम। दूसरे को कहते हैं साइनिंग एल्गोरिदम। दूसरे को क्या कहते हैं? साइनिंग एल्गोरिदम। और तीसरे को कहते हैं सिग्नेचर वेरीफाइंग एल्गोरिदम। तो 3 एल्गोरिदम होते हैं, तो ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। 3 एल्गोरिदम होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, GUI का फुल फॉर्म क्या है? तो स्टूडेंट इस पेपर में फुल फॉर्म खूब सारे पूछे गए इंटरनेट के, तो आप HTTP, www और बाकी जो इधर भी पूछे जा रहे हैं सब पे ध्यान देते जाइएगा। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ऑप्शन आपका बी में दो दिया है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका आंसर राइट हो जाएगा, बी वाला सही है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? साइबर अपराध में क्या नहीं आता है? तो स्टूडेंट साइबर अपराध में क्या आता है? वही सारी चीजें जिससे डिजिटल फ्रॉड किया जा सके, वो सब चीजें क्या हैं? वो साइबर अपराध में आती हैं। ठीक है, किसी का पैसा हैक करके, किसी का सिस्टम हैक कर लेना, किसी के अकाउंट से पैसे चुरा लेना डिजिटल रूप में, ये सब साइबर क्राइम में आता है। तो इसमें क्या उदाहरण नहीं है? तो कह रहा है पहला फिशिंग, ये होता है, ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। साइबर स्टॉकिंग ये भी आता है। पहचान की चोरी यानी आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी अपनी पहचान छुपा के अपने आप, मतलब अपनी पहचान ना बताना और दूसरे की जानकारी को चुरा लेना, तो ये भी क्या आता है? साइबर क्राइम है। और ऑनलाइन चैटिंग, लेकिन ऑनलाइन चैटिंग जो होता है व्हाट्सएप से आप करते हैं, इसको हम साइबर क्राइम नहीं मान सकते हैं। तो इसमें ऑनलाइन चैटिंग जो है वो साइबर क्राइम नहीं है, बाकी जो ऊपर तीनों दिया गया है ये साइबर क्राइम होते हैं। अगला प्रश्न, डिजिटल फुटप्रिंट्स को किस नाम से हम जानते हैं? तो स्टूडेंट डिजिटल फुटप्रिंट्स को हम जो है, डिजिटल फुटप्रिंट्स को हमारा जो होता है डिजिटल शैडो के नाम से जानते हैं। डिजिटल शैडो, ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, डिजिटल शैडो के नाम से हम इसको जानते हैं। स्टूडेंट इसको इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट के नाम से भी जानते हैं, एक्सेस फुटप्रिंट नहीं, ऊपर इसीलिए ए वाला ऑप्शन नहीं हुआ है। इसको हम दूसरा नाम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट है। डिजिटल फुटप्रिंट को इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट भी कहते हैं और डिजिटल शैडो भी कहते हैं, एक्सेस फुटप्रिंट नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दोनों आप याद रख लीजिएगा। जो बता रहा हूँ स्टूडेंट वो भी नोट करते रहेगा। स्टूडेंट आप किस कॉलेज से वीडियो देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि आप किस कॉलेज से हमसे जुड़े हुए हैं, और आप किस सब्जेक्ट के और माइनर चाहते हैं उसको हमको कमेंट करके आप बताइएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे हमसे जुड़ जाइएगा। अगला प्रश्न, ई बैंकिंग में स्कीमिंग क्या होता है? यानी ई बैंकिंग में स्कीमिंग किसको संदर्भित करता है? तो इसका यही मतलब होता है, क्या होता है? तो स्टूडेंट स्कीमिंग किसको कहते हैं? क्रेडिट कार्ड से महत्वपूर्ण जानकारी की नकल करने वाले धोखेबाजों को क्या करना? पहचान करना, एक क्रेडिट कार्ड से कई लेन देन करना, डेबिट कार्ड को क्रेडिट कार्ड में बदलना, ऑनलाइन सेवाओं के लिए अत्यधिक शुल्क। ठीक है, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से महत्वपूर्ण जानकारी की नकल करने वाले धोखेबाजों को पहचान करना जो है वो आपकी स्कीमिंग में आता है। आइडेंटिफाइंग फ्रॉडस्टर्स कॉपीइंग वाइटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो ऐसे लोग जो आप क्रेडिट कार्ड से महत्वपूर्ण जानकारी की नकल कर लेते हैं, उसको चुरा लेते हैं, मतलब क्रेडिट कार्ड के जो इन्फॉर्मेशन है उसको चुरा लेते हैं, तो उनको पहचानने को क्या कहते हैं? स्कीमिंग कहते हैं। उसकी पहचानने की प्रक्रिया को, फ्रॉडों को पहचानने की प्रक्रिया को स्कीमिंग कहते हैं। अगला प्रश्न, किसी खुले सिस्टम से धोखाधड़ी किया गया डाउनलोड फोटोकॉपी डेटा निकालना माना जाता है। तो किसी खुले सिस्टम से धोखाधड़ी से किया गया डाउनलोड फोटोकॉपी डेटा निकालना क्या कहा जाता है? यानी स्टूडेंट ये कहने का मतलब कह रहा है कि किसी
मतलब किसी जो डिजिटल डॉक्यूमेंट है उसकी कॉपी बना लेना, और ये सब क्या कहलाता है? तो स्टूडेंट ये सब साइबर फोटोकॉपी कर लेना, डिजिटल मतलब कोई आपका रिसर्च पेपर है, कोई आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट है उसको, या कोई आपने कुछ पेड करके खरीदा है और उसकी पायरेट कॉपी बना देना, नकली कॉपी बना देना, उसको डेटा को चुरा लेना, ये सब साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। और ये सारा ये जो है IT एक्ट 66 में इसका जिक्र किया गया है। तो ऑप्शन डी राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टूडेंट बार बार कह रहा हूँ वीडियो बड़ा होगा, आपको पूरा देखना पड़ेगा अगर आप अच्छा करना चाहते हो। मेरे पास एक लाइन में मैं आपको बस मेरा तरीका भी नहीं है और मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ एक लाइन में क्या आंसर होता है, ठीक है। समझाना जरूरी है, अगर आपको जानकारी है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगला निम्नलिखित में से किसे किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान, हानि या धमकी पहुंचाने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? तो किसको कहा गया कि किसको कहते हैं जो मतलब कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा या हानि पहुंचाएगा या धमकी पहुंचाएगा, तो इसको क्या कहते हैं? ये सारी चीज़ों को हम साइबर अटैक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? साइबर अटैक के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, साइबर हमला के नाम से हम इसको जानते हैं कि किसी सिस्टम या नेटवर्क को क्षति पहुंचा देने को, धमकी मतलब किसी को धमकी देना, डराना, ये सारी चीज़ें जो होती है, डिजिटल धमकी देना, ये सब आपका साइबर क्राइम, साइबर अटैक के अंतर्गत आते हैं। इसको साइबर हमला कहा जाता है कि किसी को डरा धमका के उसका डिटेल निकलवा लेना, फर्जी बिल भेज देना, कंफ्यूज कर देना, ये सब साइबर क्राइम ही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा साइबर हमला का एक प्रकार है? तो कह रहा है फिशिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन। तो फिशिंग तो आपको जानते ही हैं स्टूडेंट कि ये एक साइबर क्राइम है। पासवर्ड अटैक और एसक्यूएल इंजेक्शन भी साइबर अटैक आते हैं। तो ऑप्शन डी सही जगह, उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों से प्रोग्रामिंग भाषा चुने। कौन सा एक प्रोग्रामिंग भाषा है? तो स्टूडेंट जावा, पाइथन, कोबोल भी है, C++, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही जगह, उपयुक्त सभी, ये सब क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आधारित है। स्टूडेंट यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ कुछ मिस्टेक है ऑप्शन में, वो भी बताऊंगा कि क्या है। तो स्टूडेंट जो भारत का IT एक्ट 2000 बनाया गया है वो किस पे आधारित है ये पूछना चाह रहा है। तो इंडियन IT एक्ट 2000 है वो अनसिट्रल पे, यूनिसिट्रल गलत छपा, आई नहीं होगा स्टूडेंट, इसमें आई जो है ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आई जो छपा हुआ है स्टूडेंट ये गलत है। तो यूनी नहीं है, अनसिट्रल है। UNI को आप इसमें जो आई है स्टूडेंट इसको हटा दीजिएगा, ये कुछ नहीं है, ठीक है। इसको अनसिट्रल कहते हैं। तो अनसिट्रल मतलब होता है स्टूडेंट यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन मॉडल लॉ, ठीक है, ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। तो ये यूनाइटेड नेशन का जो है मॉडल लॉ है, मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, जो 1996 में आया था। कब आया था? 1996 में। और इसी पे जो है इंडियन IT एक्ट अनसिट्रल पे ही आधारित है। साइबर लॉ ऑफ इंडिया जो है, यानी भारत का जो साइबर लॉ है या इंडियन IT एक्ट 2000 है वो अनसिट्रल पर आधारित है, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, ठीक है। यूनिसिट्रल नहीं कहेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है? तो स्टूडेंट मदरबोर्ड नहीं, हार्ड ड्राइव, यस, हार्ड ड्राइव होता है और स्टूडेंट और SSD होती है। हार्ड ड्राइव और SSD, एक मिनट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हार्ड ड्राइव और SSD या टच स्क्रीन, देखिए ये टच स्क्रीन, हार्ड ड्राइव, SSD, ये स्टूडेंट इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस में आते हैं। तो आपको याद रखना हार्ड ड्राइव, देखिए स्पेलिंग इंग्लिश में हार्ड ड्राइव की गलत है, डिराइव लिख दिया, ये DRIVE होगा वहाँ पे स्टूडेंट। इसी तरह मैंने बोला कि बहुत सारी गलतियाँ आपको मिलेंगी तो थोड़ा सतर्क करना। हार्ड डिराइव नहीं होता, हार्ड ड्राइव होता है। हार्ड ड्राइव SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, उसको SSD कहते हैं। या टच स्क्रीन, जो आप कंप्यूटर स्क्रीन को टच करते हो, ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा। दो अतिरिक्त मैंने आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के एग्जाम्पल बता दिए, ठीक है, जिसमें टच स्क्रीन और SSD भी आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन सबसे आम इंटरनेट प्रोटोकॉल है? तो सबसे कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? तो उसको हम TCP/IP कहते हैं। तो TCP/IP जो है ये सबसे कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल है। IP मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और TCP मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यही सबसे कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल माना जाता है। ऑप्शन सी राइट होगा। कंप्यूटर वायरस है, ध्वनि, फाइल, डिस्क, प्रोग्राम। तो स्टूडेंट कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होता है जो गलत इंटेंशन यानी मैलिशियस इंटेंशन से बनाया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा, या सॉफ्टवेयर होगा तो सॉफ्टवेयर भी मान लेंगे, दोनों सही हो जाएगा।
तो वो क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, कंप्यूटर वायरस। तो डी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बार बार उत्पीड़न करने का कार्य या धमकी भरा व्यवहार कहलाता है। तो स्टूडेंट, बार बार उत्पीड़न करने का कार्य यानी हैरेसमेंट और थ्रेटनिंग बिहेवियर इन साइबर, ठीक है, बाय साइबर क्रिमिनल इज कॉल्ड इंटर। तो ये किसका स्टूडेंट, ये लिखा है बार बार उत्पीड़न करने का कार्य या धमकी भरा व्यवहार कंप्यूटर के द्वारा, बार बार जो कंप्यूटर द्वारा किया जाए, इसमें कंप्यूटर द्वारा छोड़ दिया गया स्टूडेंट, क्योंकि हम कंप्यूटर और लॉ की बात करें तो बार बार धमकी देने का कार्य और उत्पीड़न करने का कार्य कंप्यूटर के माध्यम से जब किया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्टूडेंट साइबर स्टॉकिंग। तो जब बार बार धमकी दिया जाए और आपका शोषण किया जाए, उत्पीड़न किया जाए, तो इसको साइबर स्टॉकिंग के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस है। तो इसमें से एंटीवायरस कौन सा है, तो कह रहा है वॉर्म्स, माइक्रोवायरस, ट्रोजन हार्स, ये सारे एंटीवायरस नहीं है स्टूडेंट, वायरस है। नॉर्टन जो है ये क्या है आपका, क्विक हिल, नॉर्टन, सिक्योरिटी 360, ये सब क्या है आपके एनपीएवी। तो ये सब क्या एंटीवायरस है। लेकिन जो ऊपर तीनों दिए गए हैं ये तीनों स्टूडेंट ये क्या है, वायरस के नाम है। वॉर्म्स, माइक्रोवायरस, ट्रोजन हार्स, ये सब वायरस हैं। नॉर्टन, ठीक है, 360 सिक्योरिटी, एनपीएवी, क्विक हिल, ये सब क्या है एंटीवायरस है। तो ठीक है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर खतरों का वर्ग माना जा सकता है। तो किसको माना जाएगा स्टूडेंट, कह रहा है फिशिंग, सॉलिसिटिंग, डॉस अटैक, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट ये सारा चीज जो होता है ये क्या कहता है, ये कंप्यूटर खतरे ही है। ये सारे कंप्यूटर खतरे और साइबर क्राइम को ही दिखाता है। फिशिंग करना, किसी को सॉलिसिटिंग यानी किसी को उकसाना, और कैसे उकसाना, गलत बिल जनरेट करके, गलत डेटा जनरेट करके। डॉस हमला क्या होता है, डेनियल ऑफ सर्विस। डॉस हमला, डॉस अटैक मतलब डेनियल ऑफ सर्विस, यानी बहुत सारी डिनाइल ऑफ सर्विस, काम करना बंद कर दिया, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट ये सारे जो होते हैं कंप्यूटर खतरों का के निशानी माने जाते हैं। इनमें से कौन वायरस हमला नहीं है, छिपकर बातें सुनना, मैक स्पूफिंग, मैक स्पूफिंग, अगला वायरलेस हाईजैकिंग, फिशिंग। तो ये सब स्टूडेंट साइबर हमला है, पहले को छोड़कर। किसी की बात छुप कर सुनना ये साइबर हमला नहीं कहलाता है, ठीक है। तो आपका ये बाकी जो मैक स्पूफिंग, वायरलेस हाईजैकिंग और फिशिंग जो है ये साइबर हमले का प्रकार है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पीयर टू पीयर साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं। तो स्टूडेंट पीयर टू पीयर को P2P के नाम से भी जानते हैं, P2P, इसको P2P साइबर क्राइम के नाम से जानते हैं, पीयर टू पीयर, ठीक है। तो इसमें पीयर टू पीयर में होता है स्टूडेंट, ये जो साइबर क्राइम होता है इसमें मेन सर्वर यानी सेंट्रल सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती है, एक सर्वर से दूसरे सर्वर में डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर किया जाता है। तो कह रहा है किसी लक्षित पीड़ित को ट्रोजन इंजेक्ट कर देना, यानी किसी जो लक्षित मतलब कोई ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिसको आपने लक्ष्य बनाया हुआ है और उसमें ट्रोजन वायरस डाल देना, तो ये P2P में आता है। क्रेडिट कार्ड डिटेल को लीक इन डीप वेब, तो डीप वेब में इसको लीक कर देना, किसी का क्रेडिट कार्ड को डीप वेब में डाल देना। डीप वेब स्टूडेंट क्या है, एक जगह है, कम्युनिटी है, उसमें डाल देना। और फिशिंग, तो ये तीनों कहलाते हैं। लेकिन जब जो कह रहा है मैन इन द मिडल, ठीक है, MITM, मैन इन द मिडल अटैक होता है, ये P2P नहीं होता है, यानी पीयर टू पीयर नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा एक साइबर अपराध है। तो साइबर अपराध क्या है, वायरस हमला यानी वायरस अटैक, हाईजैकिंग और साइबर स्टॉकिंग, ठीक है। तो स्टूडेंट साइबर स्टॉकिंग जो होता है ये भी आपका एक साइबर क्राइम है, हैकिंग भी साइबर क्राइम है, और वायरस अटैक, तो ये सब क्या है साइबर क्राइम के प्रकार है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लागू हुआ। तो स्टूडेंट सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन IT एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 17 अक्टूबर 2000 को लागू किया गया, 17 अक्टूबर 2000 को, ठीक है। राइट आंसर 17 अक्टूबर 2000 आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा एक श्रृंखला के समान हजारों उपयोगकर्ताओं को ईमेल भेजने को संदर्भित करता है। यानी किसी हजार उपयोगकर्ता यानी कंप्यूटर जो ईमेल चलाते हैं उनको एक ही तरह का ईमेल भेज देना क्या कहलाता है स्टूडेंट, ये स्पैमिंग कहलाता है। आपके कहते हैं ना स्पैम, देखेंगे ईमेल में ऑप्शन आता है स्पैम। स्पैम मतलब कोई कॉमन मैसेज है सबको बना के भेज देना,
हजारों को, 10,000 को, लाखों को एक ही तरह का अपने व्यापार के लिए बेवकूफ़ बनाने के लिए एक ही तरह का ईमेल सबको भेज देना, वो कहलाता है स्पैमिंग। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट होगा, स्पैम। आप देखेंगे आपके ईमेल में भी स्पैम आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का पीछा करने या उसे परेशान करने के लिए इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग क्या कहलाता है? तो किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए इंटरनेट और अन्य चीज़ों का उपयोग जो है वो साइबर, ठीक है, किसी व्यक्ति का पीछा करने के लिए या बार बार, देखिए हैरेसमेंट करने के लिए, जब बार बार आएगा हैरेस, तो किसी का उत्पीड़न करने के लिए, तो उसको साइबर स्टॉकिंग ही कहते हैं। किसी को बार बार किसी का पीछा करना, उसको साइबर, बार बार उसको हैरेस करना, फर्जी बिल भेज देना, किसी गलत चीज़ में उसकी फ़ोटो को डाल देना और उसको बेवकूफ़ बना के पैसे ऐंठना, ये सब क्या कहता है? साइबर स्टॉकिंग। और ये सब साइबर क्राइम का एक भाग है, यानी साइबर जो क्राइम होता है उसका ये पार्ट है, इसको साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। हैरेस करने को साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। फिशिंग क्या होता है ये अलग से मैंने आपको बताया ही। आईटी एक्ट 2000 की धारा 66 किससे संबंधित है? तो स्टूडेंट, आईटी एक्ट की धारा 66 जो है वो, ठीक है, तो वो आपके किससे संबंधित है? तो वो साइबर टेररिज्म से संबंधित है। किससे? साइबर टेररिज्म, यानी साइबर आतंकवाद से संबंधित है। और इसमें क्या होता है, तो जो 66F है स्टूडेंट, आईटी एक्ट का धारा 66F जो है वो इस साइबर टेररिज्म और उसकी पनिशमेंट, यानी उस पर साइबर टेररिज्म क्या कहलाता है, इसमें क्या क्या आता है और उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है, ये आपके 66F में इसका जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न, साइबर अपराधों को मुख्यतः किस अधिनियम में शामिल किया गया है? तो साइबर अपराधों को किस अधिनियम में डाला गया? तो आईटी एक्ट 2000 में डाला गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, यहाँ नहीं लिखा है, आप जोड़ लीजिएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में सारे साइबर क्राइम को डाल दिया गया है। अगला क्वेश्चन, डोमेन नेम केवल इंटरनेट की है, तो डोमेन नेम क्या दिखाता है? एड्रेस दिखाता है। स्टूडेंट, डोमेन नेम जो होता है वो किसको दिखाता है? जैसे डोमेन क्या है, याहू, जीमेल, @ के बाद आता है ना, तो ये किसको दिखाता है? एड्रेस को दिखाता है। डोमेन नेम किसको दिखाता है? एड्रेस को दिखाता है। अगला क्वेश्चन, साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसे कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है बतौर, तो साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया जाता है? एक उपकरण के रूप में, एक लक्ष्य के रूप में, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से किसी नहीं। तो स्टूडेंट, साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग उपकरण के रूप में और लक्ष्य के रूप में, दोनों के रूप में किया जाता है। यानी कंप्यूटर द्वारा कंप्यूटर से ही डिटेल हैक कर लेना, तो ए बी दोनों हो जाएगा। लक्ष्य के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और टारगेट के रूप में, लेकिन ज़्यादा सटीक बोले अगर दोनों है तो लगा दे रहे स्टूडेंट, लेकिन एक टूल के रूप में कंप्यूटर का एक इस्तेमाल कैसे किया जाता है? एक टूल के रूप में जिससे ठगी की जाती है। तो आपका ज़्यादा सही स्टूडेंट ऑप्शन आपका टूल रहेगा, कि एक उपकरण के रूप में साइबर क्राइम में इसका इस्तेमाल आपका एक कर लीजिएगा स्टूडेंट, दोनों नहीं करिएगा। लक्ष्य भले ही कंप्यूटर हो सकता है और क्रेडिट कार्ड बिना कंप्यूटर लक्ष्य हुए भी साइबर क्राइम किया जा सकता है, यानी जो कंप्यूटर से या डेटा से, ठीक है, कंप्यूटर का प्रयोग तो लक्ष्य के रूप में न करके उपकरण के रूप में, एक साधन के रूप में प्रयोग करते हैं, ज़्यादा सही है। तो ऑप्शन ए आप लगाइएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ट्रांसमिशन बनाने का कृत्य जो एक अधिकृत उपयोगकर्ता से आती है प्रतीत होता कहलाती है। ठीक है, यानी कह रहा है द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग अ ट्रांसमिशन अपीयर टू कम फ्रॉम अथोराइज पर्सन, यानी कह रहा है कोई ऐसा ट्रांसमिशन बनाना कि जैसे लगे कि ये असली व्यक्ति ने भेजा है, लेकिन ये असली व्यक्ति ना भेजकर लगता है कि ये असली है जैसे, लेकिन उसमें कुछ चेंज रहेगा, वो नकली व्यक्ति द्वारा जनरेट कर दिया जाए और आपको लगा कि मेरे मित्र ने, मेरी कंपनी ने इसको भेजा है, तो ये सब कहलाता है स्पूफिंग। यानी लगता है असली लेकिन उसके नाम में थोड़ा अंतर रहेगा या कुछ अलग रहेगा, या डोमेन को चुराए, मतलब कुछ चोरी करके वो अपना आईडी बनाई जाएगी, तो ये सब कहलाता है स्पूफिंग। ठीक है, लगता है कि हमें ये असली है लेकिन वो चीज़ें, वो इन्फॉर्मेशन असली सोर्स से ना आकर नकली सोर्स से आती है, धोखेबाजी करने के पर्पज से वो जनरेट की जाती है, उसको स्पूफिंग कहते हैं। लगेगा कि हमें जैसे अमेजन से आए लेकिन एक स्पेलिंग गलत होगी या कुछ अलग होगा, मतलब धोखा देने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। लगता है असली लेकिन आपको पता है ना असली प्रोडक्ट का डुप्लीकेट कैसे आता है, तो स्पूफिंग भी एकदम सेम टू सेम वही होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्राप्ति की अभिस्वीकृति से संबंधित है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विथ एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट। तो साइबर क्राइम में स्टूडेंट या साइबर सिक्योरिटी में इसको इसमें जोड़ा नहीं है, तो साइबर सिक्योरिटी में कौन सी धारा प्राप्ति की अभिस्वीकृति से, यानी रसीद की अभिस्वीकृति से संबंधित है? तो स्टूडेंट ऑप्शन हो जाएगा धारा 12, ऑप्शन धारा सेक्शन 12। इंडियन आईटी एक्ट की धारा 12 जो है वो एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट, यानी रसीद की स्वीकृति से, अभिस्वीकृति से संबंधित है।
तो स्टूडेंट इस तरह से 50 क्वेश्चन हमने आपके लिए कवर किया। आशा करते हैं वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखिए। आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए हमारी पूरी माई डी यूनिवर्सिटी फैमिली की तरफ से गुड लक।